नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। उन्नाव में केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में हुए शामिल। इस मौके पर अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव से कई सवाल पूछे। उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई, एसपी सरकार में गरीबों के लिए कितने काम हुए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कभी पूरे समाज का विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी आती थी तो एक जाति का विकास होता, बहुजन समाजवादी पार्टी आती थी दूसरी जाति का विकास होता। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलीगढ़, मुरादाबाद और उन्नाव में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए शाह ने उनके 5 निजाम गिनाए। आपका निजाम का मतलब शासन होता है, उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। शाह ने आरोप लगाया कि एसपी सरकार में बाहुबली गरीबों को परेशान करते थे, लेकिन योगी राज में बाहुबली गायब हो गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता है। सीएम योगी महाराजगंज में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने लोगों से पूछा कि क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एसपी, बीएसपी और कांग्रेस करती? क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? क्या ये काम मोहन जी करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? पिछली सरकार पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे, लेकिन आज दंगाइयों को पता है कि 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर, और इसीलिए दंगा नहीं होता है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर को 1305 करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने यहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया और नाव में बैठकर रामगढ़ ताल में बोटिंग भी की। ये विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। आज हम गोरखपुर के बारे में या प्रदेश के बारे में जो धारणा पहले देश और दुनिया की थी, अगर उसको बदलने में सफल हुए तो इसके पीछे कारण है, और वह है हम लोगों ने विकास पर ध्यान दिया। समाजवादी पार्टी को विकास विरोधी बताते हुए योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है। बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों का विकास किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हैं, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं फर्टिलाइजर कारखाना बन रहा है, कहीं पर चीनी मिल लग रही है, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बन रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी दौरे पर उत्तराखंड को 17,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सालों से इन परियोजनाओं को अटका रही थी, लेकिन अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो इसका नतीजा सकारात्मक होता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का विकास किया, जिससे पूरी दुनिया में योग के लिए आकर्षण बढ़ा। पीएम ने कहा कि लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में
टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पीएम मोदी ने हल्द्वानी में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड का विकास करने के लिए पिछली सरकार ने कोई मेहनत नहीं की। इनके लचर रवैये से प्रदेश को नुकसान हुआ। ऐसे पाप करने वालों को चुनाव में भूलना नहीं है। लोगों ने दो धाराएं और देखी। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। कांग्रेस को विकास विरोधी करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बर्बादी लाने वालों का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। ऐसे झांसेबाज लोगों की बातों में अब नहीं फंसना है। ये लोग अफवाह मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर इनको सत्ता मिल गई तो उत्तराखंड को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। यूपी में चुनाव आयोग की टीम ने 3 दिनों तक अधिकारियों और राजनीतिक दलों से मुलाकात के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी दल चाहते हैं कि कोरोना नियमों के तहत समय पर चुनाव हो। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी में 5 जनवरी को वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी। 52 लाख नए मतदाता शामिल हुए हैं। साथ ही 3 साल तक एक ही जगह पर जमे अधिकारियों के तबादले होंगे। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। वो आर.के. तिवारी की जगह लेंगे। यूपी कैडर के 1984 बैच के आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा के नाम का ऐलान कल किया गया था। कल उनका रिटायरमेंट हो रहा था, लेकिन सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। 8 लाख लोगों को इस प्रकार का बेनिफिट मिल चुका है। अब इन सारे लोगों को जो एक प्रधानमंत्री जी की सोच है, इन सबको डिजिटल इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ताकि ये अपने पांव पे खड़े हों और इनको फिर किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता न हो। इस दिशा में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको क्या कर सकते हैं। जो हमारा गरीब, जो शहर के गरीब हैं, उनको रहने के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, देश की आजादी के बाद पहले बार इस प्रकार का रेंटल हाउसिंग के बारे में व्यवस्था सोची गई। उस व्यवस्था में अगेन पूरे देश में अच्छा काम हुआ। उत्तर प्रदेश ने भी काफी इसकी शुरुआत की है। अब मैं इसको तेजी लाने की कोशिश करूंगा। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने आज यूपी एटीएस की 1 साल की कार्रवाई का ब्यौरा दिया। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि 1 साल में यूपी एटीएस ने कई अहम कार्रवाई की, जिसमें अवैध धर्मांतरण और घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शामिल है। इस वर्ष एटीएस द्वारा विभिन्न धाराओं में कुल 12 अभियोग पंजीकृत किए गए। इन अभियोगों में एटीएस गठन से अभी तक सर्वाधिक 123 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। डीजीपी ने बताया कि इस साल एटीएस ने 126 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें काकोरी के अलकायदा के मॉड्यूल का खुलासा समेत कई और अहम घटनाएं हैं। एटीएस ने इस वर्ष उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या तथा बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के विरुद्ध सफलता हासिल की गई तथा इसमें कुल 7 अभियोग इस वर्ष पंजीकृत हुए। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर रेड मामले में डीजीजीआई ने साफ किया कि छापेमारी में मिले 177 करोड़ कैश
टर्नओवर की रकम नहीं है, सारा पैसा टैक्स चोरी का है। साथ ही टैक्स पेनल्टी का कोई सेटलमेंट नहीं किया गया। असल में पीयूष जैन के वकील ने कहा था कि डीजीजीआई ने 177 करोड़ कैश को टर्नओवर माना है, जिसे डीजीजीआई के वकील ने सिरे से खारिज कर दिया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सेंट्रल जीएसटी की धारा 132A1 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।